मात्र 25 साल के अंदर ये युग एआई के युग में आ जाएगा। आज 30 साल बाद हम 2026 में बैठे हैं और आज दुनिया एआई के युग में प्रवेश कर चुकी है। और सबसे बड़ा समस्या ये नजर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमंस को इनडायरेक्टली ये मशीन्स डोमिनेट करने लगे। जैसे आप सब ने शायद वो एक सुना होगा, फेमस वाकया है कि ईमेल करवाया जा रहा था और उसमें ईमेल में वो ये कहता है कि हमें दूसरा एआई टूल चाहिए, एंड एआई रेड इट और उसने सिस्टम को शट डाउन कर दिया, ईमेल भेजने ही नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, उस समय हम लोग जस्ट इंजीनियरिंग पास करके अपना जॉब शुरू कर रहे थे, तब कभी लगता नहीं था कि भारत भी उस एआई में कहीं पर खड़ा होगा। और आज 30 साल के बाद आज इस समय दिल्ली में वर्ल्ड एआई समिट चल रही है, जिसमें 100 देशों के लोग आए हुए हैं, अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और अनेक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के चीफ आए हैं, और यूएन सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं। यह दर्शाता है, और इतना ही नहीं, बदलाव का यह दौर इतना है जो शायद 1996 में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। भारत की क्षमता क्या है और भारत की सोच क्या है, और इसको लेकर कमिटमेंट और कन्विक्शन क्या होना चाहिए, और भारत कैसे उससे आगे बढ़ सकता है, इसका एक उदाहरण है यही देश है। और इसकी यही संसद थी जहां इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की अडेप्टेबिलिटी भारत में कैसे हो सकती है। यहां के लोग बहुत लिटरेट नहीं है, यहां के लोग टेक सेवी नहीं है, टेक्नोलॉजी की अडेप्टेबिलिटी कैसे हो सकती है। मगर आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास था, और आज भारत ने उस विश्वास को साकार करके दिखाया है। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश है। और हम सिर्फ नंबर 1 नहीं है, इंडिया कंट्रीब्यूट्स 49% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ द वर्ल्ड, विच इज पुट मोर देन पुट इंटायर यूएस एंड चाइना टुगेदर। और लास्ट ईयर भारत का यूपीआई वीजा को पीछे छोड़कर एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला वर्ल्ड का बिगेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो गया है। और हम कितना आगे बढ़े हैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आपको याद होगा कि यही आज जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं, ये पिछली विजिट में जब आए थे तो जयपुर में सड़क के किनारे चाय वाले को रोड साइड टी स्टॉल पे इन्होंने पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन से किया था। जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने दिल्ली के खान मार्केट में डिजिटल ट्रांजैक्शन से पेमेंट ही नहीं किया। जापान के पीएम ने कहा कि अरे भारत में इतना एफिशिएंटली ये सिस्टम काम कर रहा है, हमें इसे सीखने की जरूरत है। एक दौर था जब ऑक्सफोर्ड में लोग सीखने जाते थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 साल पहले भी कई नेता जाते थे और बड़ा उनके प्रति अभिभूत होकर बोलते थे कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। दिसंबर 2024 में ऑक्सफोर्ड में केस स्टडी हो रही है कि भारत ने इतना फास्ट एंड क्विक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अचीव कर लिया है, ये अपने आप में देखने की बात है। दिस शोज कि हाउ प्रोफेशनली एंड टेक्नोलॉजी इंडिया हैज मार्च्ड अहेड एंड नाउ ऑल सेट टू कम। और शायद आप में से लोगों को पता हो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो एआई एडेप्टेबिलिटी का एक इंडेक्स बनाया है, उसमें भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है, जस्ट आफ्टर यूएस एंड चाइना। बहुत फास्ट स्पीड के साथ हम अब आगे ग्रो करते जा रहे हैं, और इस बात का हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हाउ वी आर मूविंग अहेड। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, आप सब लोग यहां प्रबुद्ध हैं, आप सॉफ्टवेयर में कितना भी आगे हो जाइए, हार्डवेयर भी तो आपके पास होना चाहिए। और आज किसी भी चीज का हार्डवेयर हो, मोबाइल का, कार का, एसी का, वॉशिंग मशीन का, टीवी का, सब में चिप जरूर लगता है। और वो चिप कहां से आता है? चिप की मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पीछे थे, और इसलिए अब नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन बनाया गया। और आप में से देखिए किस चीजों को किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि 2024 में 26 जनवरी को फॉक्सकॉन के सीईओ को
पद्म भूषण दिया गया, तब शायद किसी को समझ में नहीं आया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों किया कि भाई फॉक्सकॉन के सीईओ को पद्म भूषण दिया। आज आपको समझ में आ रहा है, फॉक्सकॉन आज चाइना के बाहर अपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग की, तो भारत में लगा रहा है। और यह सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, यह भारत के प्रति एक विश्वास का प्रतीक भी है। यह टैरिफ का दौर चला, फिर भी आपको पता है कि अमेरिकन मार्केट में सिर्फ भारत के बने हुए आईफोन ही बिक रहे थे। स्ट्रिक्टली चाइना के बने हुए आईफोन नहीं बिक रहे थे यूएस मार्केट में, वो दूसरे मार्केट्स में बिक रहे थे। क्यों? अमेरिकन को डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइनीज ने उसमें कुछ कर दिया हो, चाचा जिनपिंग ने कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कुछ मॉलवेयर डाल दिया हो। इसलिए उस अविश्वास की वजह से चीन में बने हुए आईफोन्स यूएस मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, भारत में बने हुए आईफोन ही एक्सेप्ट हो रहे थे। अब सबसे बड़ी कंपनी जो चिप की है वो है एनवीडिया, $5 ट्रिलियन की है, मतलब मोर देन दी साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब वो जो एक्सपोर्ट करती थी चाइना को, क्योंकि चाइना से क्रिटिकल मिनरल आता था और वो एक्सपोर्ट करती थी, पहले यूएस गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दिया। फिर चाइना ने आर्म ट्विस्टिंग की, तो यूएस ने एनवीडिया को अलाउ कर दिया कि वो चाइना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब चाइनीज गवर्नमेंट अपनी कंपनियों से कह रही है कि एज फार एज पॉसिबल एनवीडिया के चिप्स को मत यूज करो, क्योंकि अब उन्हें शक हो रहा है कहीं इसके अंदर तो कुछ करके नहीं भेज रहे हैं अमेरिका वाले। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप की कंपनी बनाने वाला यूएस और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चाइना, दोनों का एक दूसरे पे अविश्वास है, और हम एक ऐसे हैं जिसपे पूरी दुनिया का विश्वास बनकर उभर रहा है। और अभी रुस्तगी साहब ने ट्रेड डील की बात कही। आप सब लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, न्यूएंसेस को आप भली बात ही समझते होंगे, पर मैं एक बात ऐसी कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति बिल्कुल फाइनेंस को न समझता हो, ट्रेड एंड कॉमर्स को न समझता हो, वो भी ये समझ सकता है। पिछले चंद महीनों में, यानी पिछले 1 साल में, 1 से 1.5 साल में, भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन कर लिया, फिर यूएई के साथ एफटीए साइन हुआ, फिर जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, उनके साथ एफटीए साइन हुआ, ब्रिटेन के साथ एफटीए साइन हुआ। और ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर कीथ स्टार्मर जब मुंबई आए तो उन्होंने क्या बोला? दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सोचिए कितनी बड़ी जरूरत के साथ आए। और उसके बाद ईयू के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके लिए उर्सुला वॉन डर लेyen ने बोला दिस इज मदर ऑफ ऑल द डील्स। उसके बाद 72 घंटे के अंदर अमेरिका से साइन हो गया। तो यह समझा जा सकता है कि कौन किसके दबाव में रहा होगा। इसके लिए बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, हां, परंतु अगर कोई न समझना चाहे तो उसे समझाना बहुत मुश्किल है। देखिए, सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, जागते हुए आदमी जो आंखें न खोलने का बहाना कर रहा हो, जो देखते हुए भी न देख रहा हो, उसे समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक कहावत में कहा गया है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। तो ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं, डिस्पाइट द टैरिफ, अमेरिका के मार्केट में भारत की फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिक रहे थे। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल पे 0 टैरिफ रखा है यूएस ने। देयर आर सर्टेन प्रैक्टिकल थिंग्स जिसको आप नहीं बदल सकते। मैं एक और बदलाव कह रहा हूं, ये तो मैंने टेक्नोलॉजी का बदलाव बताया, ट्रेड एंड कॉमर्स का बदलाव समझिए। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 95 में आकर 2025 में 30 साल के बाद आके अगर यूएस, और वो किस लिए बना था? हम लोग जब बच्चे थे तो ऐसा तो नहीं कि डब्ल्यूटीओ कोई चाइना को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए बनाया गया था, या भारत को एक इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए बनाया गया था। वो तो यूएस कंपनीज को और यूरोपियन कंपनीज को चाइना और भारत जैसे जनसंख्या बाहुल्य देशों की मार्केट उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। मगर हुआ क्या? कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
मगर वैसे हम लोग तो कहना चाहेंगे हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। और क्या हुआ? आज 2025 में अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली कह रहे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, सो दिस इज अ कैंडिडेट एक्सेप्टेंस, नाउ अमेरिका इज नॉट ग्रेट। भाई जब यूएस प्रेसिडेंट कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इसका मतलब अब अमेरिका ग्रेट नहीं है। तो 30 साल में आप कहां पहुंचे? और जब वो कह रहा है, सब पे टैरिफ लगा रहा है, इसका मतलब अब वो खुद कहने लगा भाई मी फर्स्ट, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी वो WTO जो बनाया था, वो आज वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि WTO बनाने का सारा जो उनका पर्पस था वो डिफीट हो गया। आप में से शायद बहुत से लोगों को नहीं ध्यान हो, या कुछ लोगों को अवश्य ध्यान होगा कि 91 में आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया और यह माना गया कि जो अमेरिकन वैल्यूज हैं, ओपन इकोनॉमी, कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी, ओपन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसने वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया दुनिया को। नाउ दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फॉर द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। तो एक राइटर हुए फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और उसमें उन्होंने लिखा वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, ये 92 में लिखा, एंड इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। तो आज क्या हो रहा है? आज स्थिति यह है कि वर्ल्ड की 4 बड़ी इकोनॉमीज में 2 एशियन है, इंडिया एंड चाइना, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, और वर्ल्ड की 3 बड़ी इकोनॉमी में 2 एशियन होंगी, इंडिया एंड चाइना। तो वेस्ट नहीं होगा, ईस्ट ज्यादा दिखाई पड़ रहा होगा। यह दर्शाता है कि दुनिया के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स में भी किस प्रकार का चेंज आया। अब बड़ी सिंपल सी बात जो मैंने समझाने की बात कही, कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, उसके साथ अगर हमारा एग्रीमेंट होता है तो हमेशा डेवलप्ड इकोनॉमी से एग्रीमेंट करने में हमें फायदा है। जैसे जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो इंडिया वॉज मच डेवलप्ड इकोनॉमी, हमसे ट्रेड किया, उन्हें फायदा हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का 18% टैरिफ हमारे यहां लगता है। पहली बात, वो 18% सब पे नहीं है, कुछ पे 0% भी है, कुछ पे 3% है, किसी पे 6% है। और एक और बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर उनके प्रोडक्ट का कुछ चीजों में 0% है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, हम में और अमेरिका में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका कुछ भी बना ले, भारतीय मार्केट में भारतीय चीजों से ज्यादा सस्ता वो नहीं बना सकता। तो केवल कोई स्टैटिस्टिक्स में कहे कि 0 टैरिफ से उन्हें फायदा होने वाला, वो फायदा नहीं होने वाला है। और उसके बाद भी जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शंस किए, वैसे उसके अभी डिटेल्स आने वाले हैं। जैसे कारें हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, तो 25 लाख से ऊपर की कारों पे उनको छूट दी है। भारत में 90% लोग 25 लाख से कम वाली कार में चलते हैं। अब दूसरा एक एग्जाम्पल जो कभी कभी मिसगाइड किया जाता है कि जो कॉटन है, इस पे हम पे 18% टैरिफ है, और जो हमारे कंपटीटर है जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, इनको 0% दिया। नहीं साहब, इनको 20% दिया। किस चीज को 0% दिया उसे समझना चाहिए। वो यूएस ने कहा है कि जो फाइबर हम देंगे, जो रेयन हम देंगे, क्लॉथ हम देंगे, यानी सब कुछ हमसे लोगे और केवल स्टिच करके दोगे, उस पर 0% है। अगर अपना फाइबर यूज करोगे तो 20% है। यानी ये भी देखिए भ्रम फैलाया जाता है। यानी अमेरिका बांग्लादेश से कह रहा है कि भाई जिस काम के लिए तुम हमारे दर्जी बन के रहोगे उसमें 0% है, अगर तुम अपना माल बेचोगे तो उसमें 20% है। तो यह भी समझना चाहिए। इसलिए जो बहुत सारे छोटे छोटे फाइन कंटूर्स हैं उनको भली भांति समझना चाहिए। और इससे पहले भी WTO का जो बैकग्राउंड रहा है, 2014 में जब बाली समिट हुई थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी प्रेशर में आकर उस जमाने में हुआ था कि अगर हम उनको मान गए होते, गवर्नमेंट ने आके बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया, तो 2022 के बाद शायद हम किसानों को सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं रहते। आज भारत में स्थिति यह है, बहुत स्पष्ट रूप से कॉमर्स मिनिस्टर ने भी इसको क्लैरिफाई किया है कि गेहूं, चावल, चीनी, मक्का, मिलेट्स, ये बहुत सारी चीजों को उससे प्रोटेक्ट करके रखा गया है। डेयरी प्रोडक्ट्स, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स, इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया। हां, दालें हम पहले भी इंपोर्ट करते थे, तो दाल अगर इंपोर्ट होगी तो अभी भी इंपोर्ट होता है।
दूसरी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट किया जाता है ऑयल के बारे में। तो एक सिंपल सी बात ये बताना चाहते हैं कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। अब 2004 से 14 के बीच में रशिया से कितना ऑयल खरीदा गया? 0। वैसे टेक्निकली देखें 0.02% खरीदा गया है। मतलब कोई आज के जमाने में क्या होता है ना, वो आजकल वो क्लिप कटवा गैंग बहुत तेज चला हुआ है, वो आके इसी क्लिप को काट के कहेगा साहब 0% तो नहीं था, तो बता दे 0% नहीं था, 0.02% था। अब आप उसको 0 से बहुत बड़ा मान लें तो बात अलग है। और हम वेनेजुएला से ऑयल ले रहे थे। अब उसका देखिए बहुत स्पष्ट है, गवर्नमेंट की नीति बहुत स्पष्ट है, जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम लेंगे। जैसे रशिया पे प्रतिबंध लग गया, मगर हमने यूएस से एग्जेम्पशन ले लिया था रशिया से इंपोर्ट करने का, तो रशियन ऑयल सस्ता हो गया। भाई जिस देश पे सैंक्शन लगा होगा वो तो सस्ता देगा ना, अगर कहीं भी उसको बेचने का मौका मिलेगा। हमने रशिया से लेना शुरू कर दिया। अब यदि रशिया पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा और वेनेजुएला पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, वेनेजुएला से रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हम वहां से लेंगे, हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट से हमें सस्ता मिल रहा है, या रशिया से सस्ता मिल रहा है, या वेनेजुएला से सस्ता मिल रहा है। जहां से सस्ता और अच्छा मिलेगा वहां से लेंगे। तो ये तो एक बेसिक पॉलिसी है जिसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। मार्केट में जहां से अच्छी क्वालिटी का सस्ता ऑयल मिलेगा वहां से हम लेंगे, मगर ऑयल की डिपेंडेंसी के ऊपर हमें कंट्रोल कैसे करके रखना है, ये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ऑयल से होता है अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए। अब आप ये समझिए, इन केस ऑफ वॉर हम बुरी तरीके से डिपेंडेंस हो सकते हैं फॉरेन के ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर। तो जिन चीजों में हम ऑयल का कंजम्पशन कट कर सकते हैं उसको तो करना चाहिए। तो पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे रूट्स हो गया, यानी कम से कम यहां पर तो रेल का कंजम्पशन कम हुआ है। ईवी व्हीकल्स का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% हो गई है, यानी वहां पर भी कंजम्पशन ऑयल का कम से कम हो। और एनर्जी को जनरेट करने के लिए क्या किया जा रहा है? 2014 में हम जब 50-60% के आसपास जो हमारी वो कैपेसिटी थी वो कोल से एनर्जी जनरेट करने की थी। तो पहले तो क्या किया गया कि जो लाइट है इसकी जगह एलईडी बल्ब्स लाए गए ताकि लाइट की क्वालिटी अच्छी हो, कंजम्पशन बहुत कम हो। और 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स बांटे गए, जो अमेरिका की आबादी से ज्यादा है। और इसके बाद सोलर के ऊपर फोकस किया गया। और ये सोलर पे फोकस तो हो सकता पहले भी सोचा गया हो, पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और भारत उसका लीडर बनेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में बनेगा, वो गुरुग्राम में बना। आज हम लगभग 125 गीगावाट के बराबर सोलर एनर्जी बना रहे हैं। और हमने एनर्जी में क्या हासिल किया? टारगेट रखा गया कि भारत की 40% इंस्टॉल कैपेसिटी और पावर जनरेशन 2030 तक अटेन करनी है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट टारगेट रखती है पीछे रह जाते हैं, पर 40% इंस्टॉल कैपेसिटी का और पावर जनरेशन थ्रू क्लीन एनर्जी, मतलब इसमें सोलर है, टाइडल है, अन्य चीजें हैं, वो 2022 में अचीव हो गया। देन रिवाइज टारगेट हो गया 2030 के लिए 50% इंस्टॉल कैपेसिटी। 50% इंस्टॉल कैपेसिटी क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, 2025 में अचीव हो गया। आज 250 गीगावाट हम लोग वो कर रहे हैं। अब आप देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नया मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नया मिशन, ये साफ दर्शाता है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में कैसे आगे बढ़ना है। भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई मॉडल क्या होगा आपका। अब स्पेस टेक्नोलॉजी को हमने पहली बार प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला है, क्योंकि फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है एआई, फ्यूचर है क्रिटिकल मटेरियल, तो नेशनल क्रिटिकल मटेरियल मिशन। फ्यूचर है चिप, तो चिप की फैक्ट्री भारत में होनी चाहिए। और जो फ्यूचर है क्वांटम कंप्यूटर, फ्यूचर है क्लीन एनर्जी। तो इन सारी फ्यूचरिस्टिक चीजों के ऊपर एक लंबा एम्फेसिस देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपने बताया कि जो अमीर गरीब की खाई है, इसके बारे में भी वर्ल्ड बैंक की सबसे ऑथेंटिक जो इंडेक्स माना जाता है वर्ल्ड बैंक की गिनी इंडेक्स है, GINI गिनी इंडेक्स। उसमें भारत इनइक्वालिटी के मामले में टॉप 4 देशों में से एक है।
और किसी भी G7, G20 कंट्री से ज्यादा बेहतर इक्वलिटी भारत के अंदर है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। यानी हम विकास भी कर रहे हैं और भारत सबको समावेश करके भी चल रहा है। परंतु इसी के साथ साथ एक दो बात और भी है जो बहुत ध्यान रखने की है। वो ये है कि जब आप राइज करना शुरू करते हैं तो फ्यूचर में संभावनाएं बहुत दिखती हैं और उन्हें रोकने की संभावनाएं भी बहुत होती हैं। अभी मैं आपको दो संभावनाएं भी बताता हूं, फिर रोकना और उसका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट और किस ढंग का हमारे ऊपर मेंटल अटैक, उन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए एक और बात देखिए, यूरोपियन यूनियन के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर डाला कि भाई हम डिफेंस का बजट आपका नहीं करेंगे, 5% अपना जीडीपी खर्च करिए डिफेंस में। अब यूरोपियन यूनियन के सामने क्या ऑप्शन है? वो 5% जीडीपी खर्च करके अपने यहां खुद मैन्युफैक्चर करेगा, इतना कॉस्टली पड़ेगा, दैट विल बी इकोनॉमिकली अनवायबल। वो टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका ले जाएगा, इतना अनवायबल होगा इकोनॉमिकली कि वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो उसके सामने क्या ऑप्शन है? अमेरिका, आज यूरोप के पास क्या है? हाई ग्रेड डिफेंस मटेरियल है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और अच्छा लॉजिस्टिक्स है। फाइनेंस में थोड़ी समस्या, मगर फाइनेंस भी है। नहीं है तो क्या? मैन पावर नहीं है। तो उसके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो चाइना में शिफ्ट करे या भारत में शिफ्ट करे अपनी मैन्युफैक्चरिंग। चाइना पे अविश्वास हो गया है, तो ओनली ऑप्शन इज इंडिया। इसीलिए आपने देखा कि रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने रफाल के फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा एरोस्पेस को दिया है। फ्यूजलाज मतलब जो मेन बॉडी होती है प्लेन की, अब वो भारत में बनेगी। अब पंख बनाने का कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी, यानी विंग्स बनाने के लिए भी भारत में चल रहा है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में इसके लिए बहुत जबरदस्त ऑप्शंस खुलने वाले हैं और इसके लिए जो रूल्स में चेंज करने थे उन रूल्स को भी चेंज किया गया है। जैसे एमएसएमईज के लिए, अभी आपने बताया ना कि बंगाल में एमएसएमई के सेक्टर को रिवाइव करने की आवश्यकता है। एमएसएमई में पहले रूल यह था कि अगर कोई चीज आप इंपोर्ट करते हैं और विद इन 6 मंथ आप एक्सपोर्ट कर देते हैं तो एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। अब उस लिमिट को 1 ईयर कर दिया गया है, ताकि जो एफटीएज हो रहे हैं यूएई से, यूरोप से, उसका पूरा फायदा एमएसएमई को मिल सके कि भाई आपने लिया और 1 साल में आप बना के दे देंगे तो उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। इसीलिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक अलग अलॉटमेंट 40,000 करोड़ का करना हो या क्रिटिकल मिनरल के लिए 10,000 करोड़ का करना हो, वो इसीलिए किया गया है कि फ्यूचर में भारत को अब मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में अपने को स्थापित करना है। अब यहां एक और बात भी आप देखिए कि आने वाले टाइम में जिस ढंग से दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंदर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा, अब यूएई से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, आपने देखा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा है थ्रू यूएई। अब ये चाइना के 1 बेल्ट 1 ऑपरेटिव से, 1 बेल्ट 1 रोड के ऑप्शन से ज्यादा बेहतर ऑप्शन बहुत जल्द क्रिएट हो रहा है। खैर वो भी एक कारण था कि जो मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो गई, दैट इज एन ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। मगर आप इससे यह समझिए कि यूएई को भी पता है कि तेल का खेल अब 15-20 साल का रह गया है। तो अगर उस तेल के खेल से बचकर अपने को मॉडिफाई करना है तो नई टेक्नोलॉजीज में जाना होगा। और यह कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है कि ये भी वन ऑफ द रीजंस था कि यूएई बहुत तेजी के साथ भारत के साथ आकर अपना अलायंस करना, अपना एफटीए बनाना शुरू किया। फ्यूचर में वर्ल्ड एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी दोनों में, जो मैंने कहा ना कि दुनिया का विश्वास भारत के प्रति है, इसका सिर्फ एक उदाहरण, हम क्वाड के सदस्य हैं, जो मेनली अमेरिकन डोमिनेंट माना जाता है टू काउंटर बैलेंस चाइना। हम उसमें इस कारण से ऐसा नहीं कि हम मानते हैं, यह माना जाता है। तो हम एकमात्र देश है जो ब्रिक्स के भी सदस्य हैं, जो कि चाइनीज डोमिनेंट माना जाता है टू काउंटर बैलेंस अमेरिका। अब आइए साहब, हमने रशिया से S-400 सिस्टम मिला हमें, फिर भी अमेरिका ने हमको प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि हम रशिया से S-400 पाने वाले देश होने के साथ साथ अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी मिल गया, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। जबकि नॉन नेटो कंट्रीज में हम एकमात्र हैं नेटो के बाहर जिसको प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है। यह होता है कि दोनों का विश्वास हम साथ में लेके चलने में सफल हों। एक दौर में हमारी फॉरेन पॉलिसी थी नॉन अलाइन और अब वो हो गई है ऑल अलाइन।
पहले हम किसी के साथ नहीं थे, अब सब हमारी तरफ आते जा रहे हैं। परंतु इस टेक्नोलॉजी के युग में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम जब बंगाल की धरती पे खड़े हैं तो बहुत सी चीजें हमें याद आती हैं कि इस पश्चिम बंगाल की धरती ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वो दिया था, अगर उसका सही प्रयोग हुआ होता आजादी के बाद तो आज कहां से कहां होते। छोटा सा उदाहरण, जेसी बोस को रेडियो वेव्स के फादर के रूप में स्वीकार किया गया 2012 में इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा। यह माना गया कि भले ही मार्कोनी को उसका क्रेडिट दिया जाता है, मगर इक्वली जेसी बोस ने भी उसको अटेन कर लिया था 1896 में। यह ठीक है कि पेटेंट नहीं कराया था। अगर आपको ध्यान हो, 2012 में एक और घटना हुई थी। यूरोप की सेल लेबोरेटरी में गॉड पार्टिकल खोजा गया था। उसे आम बोलचाल की भाषा में गॉड पार्टिकल इसलिए कहते थे कि माना गया कि ब्रह्मांड का मूल कण खोज लिया गया है। और वो जो मूल कण था उसका साइंटिफिक नाम क्या है? हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन वर्ड दो साइंटिस्टों के नाम पर है, पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड और सत्येंद्र नाथ बोस ऑफ इंडिया। और सत्येंद्र नाथ बोस जी ने यह कॉन्सेप्ट 1924 में दे दिया था और आइंस्टीन ने उनके पेपर को एक्सेप्ट किया था, जिसको बोस आइंस्टीन इक्वेशन कहते थे। उसके बाद वो बोस आइंस्टीन इक्वेशन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में 1959 में एक्सेप्ट किया गया और एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव हुआ 1995 में, और हिग्स बोसॉन ऑफिशियली इन्वेंट हुआ 2012 में। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत पीछे थे। आप में से शायद कितने लोगों ने अमल कुमार रॉय चौधरी का नाम सुना है? अमल कुमार रॉय चौधरी भी आजादी से पहले पैदा हुए इसी बंगाल की धरती के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। स्टीफन हॉकिंस का तो नाम सुना होगा और रोजर पेनरोज को भी सुना होगा। मगर रोजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंस ने 1965 में शायद लिखी अपनी किताब में, जो ग्रेविटी कोलैप्स हो जाती है में, टाइम एंड स्पेस कोलैप्स हो जाता है ब्लैक होल में, उसके लिए जो थीसिस दी है जिसपे उनको नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है कि उन्होंने इक्वेशन, डायग्राम और इंस्पिरेशन अमल कुमार राय चौधरी से लिया, जिन्होंने 1955 में यह कॉन्सेप्ट दिया था। अब आइए साहब, इसी बंगाल की धरती के थे प्रशांत चंद्र महालोबिस। इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन 1931 में बनाया और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट स्टैटिस्टिशियंस में थे। चाइना से लोग कलकत्ता आए थे, उनसे मिलकर स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मुलेशंस को सीखने के लिए। कब? 1950-52 में। 1931 में इंस्टीट्यूट बन गया, इसी बंगाल प्रेसिडेंसी में। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील बनी जमशेदपुर में, तब वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बनी 1920 में। शांति निकेतन 1921 में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1931 में। अब आप सोचिए, आजादी से पहले की बातें बता रहा हूं। और सीवी रमन को नोबेल प्राइज 1930 में। पहला डैम कृष्ण सागर डैम 1920 में विश्वेश्वरैया जी ने बनवाया। पहला थर्मल पावर प्लांट 1887 या 88 में कलकत्ता में बना। पहला हाइडल पावर प्लांट 1892 में मैसूर में बना। दुनिया का पहला सिटी जिसने स्ट्रीट लाइट लगाई आफ्टर आउटसाइड यूरोप एंड अमेरिका, वो बेंगलुरु था 1902 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु बना 1916 में। इतना तो सब कुछ हुआ, और फिर भी बताया गया कि साइंस टेक्नोलॉजी का सारा विकास तो चाचा जी ने करवाया 1947 के बाद। इसलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज के समय में जो फैक्ट्स हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। और पश्चिम बंगाल की धरती पे जो टैलेंट था, आप में से शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, आजकल ये सब बहुत चल रहा है, बहुत प्रकार की बातें चलती हैं कि साहब इतिहास में इसको नहीं पढ़ने दिया गया, उसको नहीं पढ़ने दिया गया। अगर इसको लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो मैं कोट करके बोल रहा हूं,
और उनको कोट करके बोल रहा हूं जिनको काउंटर करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। 1931 में इरविन के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए महात्मा गांधी गए तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उन्होंने चैथम हाउस में एक लेक्चर दिया 1931 में। उन्होंने कहा था इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री विच वॉज अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स 125 ईयर्स बैक, यानी 1931 से 100-125 साल पहले, यानी 1810-20 के आसपास। अब ये सुन के बहुत से अंग्रेज हो गए, अरे ऐसे आप कैसे कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। तो उन लोगों ने महात्मा गांधी का इंटरव्यू लिया, उनको फॉलो अप किया, चेस किया। महात्मा गांधी ने बहुत सारे उत्तर दिए। तो उन्होंने कहा वी वांट अ कंक्रीट एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो एक मिस्टर फिलिप हॉटॉक थे, वो इतना इस बात पे सेंटी हो गए कि ये कैसे कहा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम उससे पहले थी। उन्होंने गांधी जी को लगातार लेटर पे लेटर लिखे। जब गांधी जी यर्मदा जेल में थे तो फिलिप हॉटॉक के लेटर का उन्होंने जवाब दिया कि मैं जेल में हूं, आपके पत्र का जवाब मिस्टर केटी शाह देंगे। और केटी शाह ने बंगाल प्रेसिडेंसी की विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट कोट की। विलियम एडम्स की बंगाल प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट जो 1810-20 के आसपास है, वो कहती है बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 लाख गांव है और 1 लाख स्कूल है और 9,000 से अधिक कॉलेजेस हैं। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है। उन्होंने कहा 1 लाख गांव है, 1 लाख स्कूल है। और ये रिपोर्ट कैसी थी? दिस वॉज नॉट ए सर्वे। ये कोई ऐसा नहीं कि डाटा का एक सैंपल लेकर सर्वे बनाया गया। गवर्नर ने ये एक ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि एक एक गांव में जाके पर्सनली वेरीफाई करो। और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है ऑलमोस्ट 90% ऑफ द विलेजेस वर पर्सनली विजिटेड बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। और उसके आधार पर रिपोर्ट बनी कि इस स्कूल में 33 बच्चे हैं, तो इसमें 35 बच्चे हैं, तो इसमें 19 बच्चे हैं। और उन्होंने कहा कि बंगाल प्रेसिडेंसी में एजुकेशन का लेवल यह था कि ऑन एन एवरेज जो बच्चे स्कूल जाते थे, हर 63 बच्चों पे एक स्कूल था। ये विलियम एडम्स की रिपोर्ट में पेज नंबर 295 से 300 के बीच में लिखा हुआ है। मगर उसके बाद कहा जाता, और रेट ऑफ लिटरेसी क्या है? जब हर गांव में एक स्कूल है, उसके बाद रेट ऑफ लिटरेसी समझने की जरूरत है, 80 से 85% है। अब आइए साहब, उसके बाद उन बच्चों का जातिवार वर्णन है। बच्चों का ही नहीं, टीचर्स का भी कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। वो कहता है सबसे ज्यादा 2 जातियों के शिक्षक हैं बंगाल प्रेसिडेंसी में, ब्राह्मण और कायस्थ, बट दे कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 40%। और रेस्ट ऑफ द 60% में भिन्न भिन्न जातियों के शिक्षक हैं, जिनमें 30-32 जातियों के शिक्षक हैं। और जिसमें उन जातियों के शिक्षकों की संख्या दी हुई है, यानी कहा गया शिक्षक हैं 9 हैं कि 10 हैं कि 11 हैं, जिन्हें शेड्यूल्ड कास्ट में सबसे लोएस्ट माना जाता है। जिन जातियों का नाम ऑफिशियली लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, जाके रिपोर्ट में पढ़ लीजिएगा। इतनी समानता, इतनी शिक्षा, इतनी उन्नत व्यवस्था इस बंगाल की थी। उसके बाद हमें यह बताया गया है कि हमें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। इसलिए आज हमें उस माइंडसेट को भी समझने की जरूरत है। और ये जो कहानियां हमें समझाई जाती हैं कि हमें पढ़ना लिखना आता नहीं था, इसका भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप सब ने पढ़ा होगा, हमारी जनरेशन के जो लोग हमसे बड़े यहां बैठे दिख रहे हैं, उन सब ने तो पढ़ा होगा। साहब, वेदों को श्रुति इसलिए कहते हैं कि लोग लिखना नहीं जानते थे, तो ओरल ट्रेडिशन से चल रहे थे। अरे भाई, ये बताइए, जिस सोसाइटी ने ट्रिग्नोमेट्री खोज लिया, जिस सोसाइटी ने न्यूमेरिक सिस्टम खोजा, अर्थमेटिक खोजा, जिसने सुश्रुत जैसी पूरी सर्जरी की साइंस पे किताब लिख दी, जिसने आयुर्वेद खोज लिया, जिसने एस्ट्रोनॉमी खोज ली, ग्रहों की गणना करके दिखा दी, जिसने उपनिषदिक फिलॉसफी बनाई, जिसके लिए ऑर्थर शोपेनहावर ने कहा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम, वो लिखना नहीं जानते थे। अगर कोई ये कहे तो वे व्यक्ति मूर्ख नहीं, पागल होगा। जो कहे कि इतनी एक्सॉल्टेड नॉलेज वाले लोग लिखना नहीं जानते थे, एक्चुअली में वो लिखना नहीं चाहते थे। इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनाया जाता था कि इसके अंदर कोई चेंज ना आ सके। और इसलिए उनको श्रुति कहा गया, क्योंकि उसके लिए भी कहां पे हाई पिच जाना है, कहां पे मीडियम पिच रहना है, कहां लोअर पिच जाना है,
इस कारण से वो चीज इस रूप में होती थी। और अब आप ये कहेंगे कि आने वाले टाइम में जो हमारे ये जो नॉलेज बेस था, इसको अगर साइंस धीरे धीरे जिस मुकाम पर पहुंचती जा रही है, वहां पर उनको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि ये नॉलेज बेस का ये डायमेंशन जो सिर्फ ओरल ट्रेडिशन में चलता था, ये क्यों है। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, अभी साइंस सिर्फ इतनी में पहुंची है कि ओरल में वाइब्रेशन होता है, उसके साथ एक कॉन्शियस वाइब्रेशन भी होता है। आप किसी से कोई बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की एक वाइब्रेशन जा रहा है, उसके साथ उसका एक कॉन्शियस वाइब्रेशन भी सुपर इंपोज होकर जाता है। और अब हम कॉन्शियस के थ्रेशहोल्ड की तरफ जा रहे हैं। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। गूगल ने अपना चिप बनाया है, क्वांटम चिप विलो, जिसमें उसने कहा कि 5 मिनट में वो इतना कैलकुलेशन कर सकता है जिसे नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर को करने में 10⁻24 ईयर्स लगेंगे, यानी मोर देन द एज ऑफ यूनिवर्स। अब इस पे एक थ्योरी चल रही है, अगर यूनिवर्स की एज से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है तो कहीं ये पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं हो रहा है। अब एक थ्योरी आई है कि इसका मतलब क्वांटम कंप्यूटर हमको कॉन्शियसनेस के दरवाजे पे ले जाके खड़ा कर रहा है। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। देयर इज ए इटालियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट, हिज नेम इज फेडरिको फेगिन, जिसने 1972 में इंटेल का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। आज भी जीवित हैं, 84 ईयर्स के हैं। उन्होंने ये कहा है कि क्वांटम कंप्यूटर इज टेकिंग अस टू द एज ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब कॉन्शियसनेस के दरवाजे पे आएंगे तो उस पर तो एक्सपर्टीज हमारी है। और यही वो ट्रेडिशन है जिससे हमने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करके या कॉन्शियसनेस को एक्सरसाइज करके रखा हुआ है। इसलिए यदि ये कहा जा रहा है कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, ये टेक्नोलॉजी भी हमें वहां पे जाके ले जा रही है। इसलिए अब हमें बहुत सारे जो हमारे दिमागों के ऊपर ये रखे हुए हैं कि साहब हमारे पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, हम तो बड़े बैकवर्ड थे, और हम तो, अब एग्जाम्पल के लिए मैं बंगाल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करवाया, राजा राम मोहन राय अगेंस्ट में थे। ऐसा बड़ी गजब बात है, सती तो होती थी राजस्थान में ज्यादा, और सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन बंगाल में चल रहा था। पूछा जाए कितने उदाहरण हैं, ऑलमोस्ट नील। अभी तक के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उसमें पिछले 100-125 सालों में जो रिपोर्टेड केसेस हैं, वेदर दे वर ट्रू और फॉल्स, 40 हैं। और सती पे किताबें कितनी है? मोर देन 70। आप एजेंडा समझिए। और उसके बाद भी हमारे दिमागों में चीज ऐसे भर दी जाती थी। आप सब ने इंग्लिश का वो वर्ड सुना होगा, विच क्राफ्ट, विच हंटिंग। ये एक विच क्राफ्ट एक्ट से आया है। ये एक्ट जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट से बना हुआ एक्ट था। ये कोई सामाजिक कुरीति नहीं थी। किसी भी महिला को विच अर्थात चुड़ैल घोषित करके पकड़कर जिंदा जला देना। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और आपको पता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में विच क्राफ्ट एक्ट कब रिपील हुआ है? 1952। 1952 तक वो विच क्राफ्ट एक्ट रहा है। और ये हमको बताते हैं कि साहब हम समानता नहीं जानते थे, वो हमें समानता से, यानी जिस जमाने में विलियम बेंटिंक 1837 में यहां पे सती प्रथा का विरोध कर रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में विच क्राफ्ट एक्ट है, यानी देवी नहीं चुड़ैल कह के जलाया जा रहा है। आप ये सोचिए। और वो एजेंडा ऐसा सेटल कर दिया गया हमारे दिमागों में कि हमें वही लगने लगा कि हां, जो ये बोला जा रहा है यही सच है। और हमने कभी, अब दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज 17 फरवरी है। आज एक और चीज की जयंती की पूर्व संध्या पे हम हैं। 18 फरवरी 1946 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसने भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान दिया। वो था 18 फरवरी 1946 का इंडियन नेवी का रिवोल्ट। और इसके बारे में आप सबने सुना होगा कि 1956 में जस्टिस पीवी चक्रवर्ती, जो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट थे, जो उस समय गवर्नर भी थे, क्लेमेंट एटली, वो प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जिनके टाइम में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन हुआ, वो भारत के दौरे पे आए और 2 दिन यहीं कोलकाता में रहे थे गवर्नर हाउस में। क्लेमेंट एटली से बातचीत के आधार के ऊपर इन्होंने
पीबी चक्रवर्ती जी ने यदुनाथ सरकार को लेटर आरसी मजूमदार को लेटर लिखा, जो हिस्ट्री ऑफ बंगाल में विद रेफरेंस ऑफ पीबी चक्रवर्ती छपा हुआ है। वो उनसे पूछते हैं कि साहब 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, 42 के बाद तो भारत में कोई आंदोलन ही नहीं हो रहा था। मैं आपसे पूछता हूं 43, 44, 45, 46 कोई आंदोलन हुआ है? कुछ नहीं, तो आप लोग छोड़ के काहे चले गए? तो जानते उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बहुत सारे रीजंस गिनाए और कहा सबसे बड़ा रीजन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए बनाई थी उसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि हमें छोड़ना पड़ा। और उन्होंने पूछा महात्मा जी के बारे में, तो उनके बारे में बकौल पीबी चक्रवर्ती क्लेमेंट एटली ने कहा मिनिमल। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो बात हुई वो कैसी थी, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आईएनए के सैनिकों को लाल किले में उनके खिलाफ वो चल रहा था मुकदमा, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और बंगाल और कलकत्ता में बहुत भीषण प्रदर्शन हो रहा था। नवंबर 1945 ब्रिटिश सरकार का कमांडर इन चीफ यानी ब्रिटिश आर्मी चीफ क्लॉड ऑकिनले लिखता है वाइसरॉय को कि साहब कृपया ये जो ट्रायल चल रहा है बेहतर होगा इसको बंद करवा दें, क्योंकि भारतीय सैनिकों में इतना असंतोष उत्पन्न हो रहा है, ये कभी भी विस्फोटक परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। अब आइए साहब, फिर 11 फरवरी 1946 को क्लॉड ऑकिनले एक और लेटर लिखता है वाइसरॉय को कि अब स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना है एज फॉर एज पॉसिबल तुरंत इसको रुकवा दिया जाए। और वो गलत नहीं था। 11 फरवरी 1946 को लिखता है और 18 फरवरी 1946 को नेवी का रिवोल्ट हो जाता है बॉम्बे। विद इन 2 डेज वो बॉम्बे से बढ़कर कलकत्ता से कराची तक फैल जाता है। 10,000 सैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं। 70 नेवल वेसल्स पे कब्जा कर लिया जाता है। ब्रिटिशर्स पूरी कोशिश करते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आखिर में वो सरदार पटेल और नेहरू जी का सहयोग लेते हैं। उनके समझाने बुझाने पर वो सैनिक वापस आते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपको बाद में सैनिक का सम्मान, पेंशन और सारी चीजें मिलेंगी। वो वैसे बाद में दिया नहीं गया, वो अलग बात। दिस वॉज 26 ऑफ फरवरी 1946 जब वो सेटल डाउन होता है। एंड लुक एट द टाइम लाइन, मार्च 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। क्योंकि अब घबरा गए। आप में से कभी किसी ने सोचा कि ब्रिटिशर्स ने यहां से जाने की डेट तो 30 जून 48 तय की थी, इसीलिए 30 जून 48 तक वाइसरॉय रहे माउंटबेटन, तो 15 अगस्त 47 को क्यों चले गए? इसीलिए चले गए। अब आइए मार्च 46 कैबिनेट मिशन प्लान, और वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुन ले। जो अध्यक्ष होगा उसी को हम इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बना देंगे। ये वही फेमस वाली अप्रैल 46 में वही फेमस वाली मीटिंग होती है जिसमें नेहरू जी को 0 वोट मिले और सरदार पटेल को सारे वोट मिले और इसके बावजूद नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। और 2 सितंबर 46 को नेहरू जी को इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, मतलब चीफ बना दिया जाता है वेवेल के द्वारा शपथ दिला के, और 15 अगस्त 47 को छोड़ दिया जाता है। अब आप सोचिए, क्लेमेंट एटली ने जो बोला है और जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके एमपीज की स्पीच है मार्च 46 की, वो जरा जाके कभी देखिएगा। वो कहते हैं भारत में माहौल बदल गया है। अब ये 1942, 1920 और 30 का भारत नहीं, 1942 का भारत भी नहीं है। वो कहते हैं वो ब्रिटिश सैनिक जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी बहुत खिदमत की, मगर अब शायद उनकी वो आस्था नहीं रह गई है ब्रिटिश क्राउन के प्रति। और उस समय भारत की कुल फौज थी 25 लाख, जिसमें ब्रिटिश सोल्जर थे केवल 40,000। आप सोचिए 25 लाख की फौज में 40,000 सोल्जर्स कैसे उनको कंट्रोल करते? उनकी फाइनेंशियल स्थिति इस लायक नहीं थी। वॉर में इतने लोग उनके यंग मर चुके थे, वो अपने यहां रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते थे। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट भारत से हो रहा था। तो इस समय वो उनके लिए मजबूरी के अलावा और कुछ नहीं था। उनको साफ समझ में आया कि हमें ये छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर भारत को आजादी मिलने में बहुत लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है, मगर आखिरी समय में अगर सबसे बड़ा योगदान देखा तो फाइनल नेल अगर हुई है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज के द्वारा। अब यहां एक और बात भी क्लियर कर दूं, ये भी जो एक कहानी समझाई जाती है कि साहब
नेताजी ने जो, अब एक और फैक्ट कहता हूं, हो सकता किसी को बहुत अटपटा लगे, ये मैंने पिछली बार भी जब कोलकाता आया था तो बोला था, 1931 से 47 के बीच में 1942 को एक्सेप्शन के रूप में छोड़ दे, कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं हुआ। आप सब लोग प्रबुद्ध बैठे हैं, बताइए 33, 34, 35, 36 कोई स्वतंत्रता आंदोलन याद है? 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46 कुछ नहीं, आंदोलन नहीं हो रहा था। आंदोलन हम लड़ रहे थे, जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे। और 1942 में अगस्त में क्यों आंदोलन हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 39 में शुरू हो गया था, 1 सितंबर 39 को। ये 3 साल बाद सरकार का विरोध क्यों शुरू हुआ भाई? उसी समय करना चाहिए था। नेताजी ने कहा था जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, यही मौका है, ब्रिटिशर्स को दबा लेना चाहिए। उस समय लोग नहीं तैयार हुए। फिर 3 साल बाद क्यों तैयार हो गए? क्योंकि दिसंबर 41 में पर्ल हार्बर हो चुका था, हिटलर ने 2 फ्रंट एक साथ खोल दिए थे, और 1942 के शुरू में ऐसा लगने लगा था कि वॉर इक्वी बैलेंस है, अब पता नहीं कौन जीत जाए। और मैं इसीलिए विद प्रूफ बोल रहा हूं, 14 या 15 जुलाई 1942 को CWC का रेजोल्यूशन है कि वी प्लेज एंड रिक्वेस्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको आप क्विट इंडिया कह रहे थे, टू गिव अ फ्रीडम टू अस, वी विल कन्वर्ट द इल विल टू द ब्रिटिश एम्पायर इनटू ए गुड विल। कितनी गजब की लड़ाई है। इल विल टू द ब्रिटिश एम्पायर टू ए गुड विल, एंड इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्राउन टू गिव अस द पावर so that we can protect the country on the eastern side from Japanese force and other forces. Japanese aggression and other forces कौन थे? मुझे लगता है समझने की जरूरत नहीं कि अदर फोर्सेस कौन थे। और आगे क्या कर रहे हैं? We will ensure that the Allies will have their troops stationed in India. क्या गजब की लड़ाई थी। इसका मतलब एक खौफ दिखने लगा था कि नेताजी अब पूर्वी सीमा पर, उस समय आईएनए का गठन हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि इधर की तरफ से आ सकते हैं, और ऐसा न हो कि भारत स्वतंत्र हो जाए और हम देखते ही रह जाएं और वह चीज समाप्त हो जाए। इसलिए मैं कह सकता हूं, देश की आजादी में 3 प्रकार के आंदोलनों का योग है। एक जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जो ढाका के अनुशीलन समिति से शुरू होकर, और जिसमें बाघा जतीन, सचिन नाथ सान्याल, सूर्य सेन, वहां से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारा एक आंदोलन था, सशस्त्र संघर्ष। एक राजनीतिक आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, और एक आर्म एग्रेशन और आर्म प्रयास जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में चल रहा था। और इसीलिए नेताजी ने एक्साइल सरकार बनाई थी अपनी 43 में, और 2018 में जब उसके 75 साल पूरे हुए, तो देश की आजादी के बाद यह पहला मौका था जब उनमें जो लोग जीवित थे, 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड पर उन सबको सम्मान के साथ उसमें परेड में भाग लेने का मौका मिला है प्रधानमंत्री जी ने। और मैं फिर एक और बात कह दूं, आजादी को लेकर भी कॉन्सेप्ट अलग होना चाहिए। 15 अगस्त 47 को हमको आजादी मिल गई, और आजादी कितनी गजब थी कि 1 साल तक वाइसराय साहब यहां बैठे रहे। और वो 30 जनवरी 30 जून 48 तक क्या कर रहे थे यहां? अच्छा, अगर कर भी रहे थे तो ये कश्मीर का मामला हम वाइसराय के पास क्यों नहीं ले गए? अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कुछ बची खुची चीजें थी जिसको सेटल करने के लिए वाइसराय साहब यहां थे, तो भाई साहब वाइसराय से शपथ जिन्ना ने तो नहीं ली, तो यहां कहां शपथ ली गई? चलिए, उसके बाद आपको पता भारत का आर्मी चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1949, जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। फिर आपको पता उसके बाद भारत का एयरफोर्स चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1954, द लास्ट ब्रिटिश एयर चीफ वॉज गेराल्ड गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1958, एडमिरल स्टीफन कार्लाइल। और अब आपको पता है कि इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज V की मूर्ति कब तक रही है? 1968। चलिए, इंदिरा जी ने कम से कम 1973 में अमर जमात ज्योति बना दी थी, वरना उससे पहले आप कभी दिल्ली गए तो इंडिया गेट पे उन्हीं सैनिकों के नाम लिखे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए जान दी थी, यानी भारत का हर प्रधानमंत्री उन्हीं को सलाम करता था 1973 तक। 1977 तक जितनी ऑल इंडिया सर्विसेज थी, उनके एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होते थे, नो इंडियन लैंग्वेज। 78 में चेंज होना शुरू हुआ। यानी किश्तों में हम धीरे 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 आजाद हो रहे थे। और
उसका बड़ा एग्जाम्पल अभी बजट सेशन हुआ है, आपको ध्यान होगा 1997 तक भारत का बजट शाम को 5 बजे आता था। क्यों भाई 5 बजे क्यों आता था? क्योंकि ब्रिटिश टाइम से ट्रेडिशन चल रहा था कि जब लंदन में 11 बजे होते थे उस समय बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो दिल्ली में शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत होता था। अटल जी की सरकार में हमने उसको चेंज करके 11 बजे किया। अब आइए साहब, मोदी जी की सरकार आने से पहले बजट 28 फरवरी या 1 मार्च को आता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में मौसम फरवरी एंड या मार्च में काम करने लायक होता था, क्योंकि जनवरी फरवरी में भीषण बर्फ जमी रहती थी। तो वहां के मौसम के हिसाब से एक्टिविटी मार्च में ही शुरू होती थी, तो साहब 1 मार्च को बजट आएगा। भारत का तो मौसम ऐसा नहीं है, हमारे यहां तो जून के फर्स्ट वीक में मानसून आ जाता है और जून एंड होते होते दक्षिण भारत में आ जाता, जून एंड होते तो पूरे भारत में मानसून आ जाता है। तो हमारे लिए तो यह जरूरी था कि मानसून आने से कम 1 महीना पहले, यानी अप्रैल तक या 2 महीना पहले, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो जो आपने अलॉटमेंट किया है वो सबके पास पहुंच जाए। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि अब 1 फरवरी को बजट आता है, ताकि मार्च एंड या अप्रैल शुरू होते होते जो जो जिन जिन अकाउंट्स में, तो हमने कहा भारत के मौसम के हिसाब से चलेगा बजट, इंग्लैंड के मौसम के हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए भी हमको यह समझने की जरूरत है। और फिर एक और बात कहूं, आजकल वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए, अभी आपने देखा पूर्ण वंदे मातरम गाया गया। पूर्ण गाए जाने को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी, मगर वो पूर्ण वंदे मातरम गाया जाना क्यों जरूरी है? उनके जिन हिस्सों को लेकर विषय उठता था, तुम दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमलदर विहारिणी, ये वो चीज है जो पूरे देश को जोड़ती है। कैसे? जब आप कहते हैं तुम दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमलदर विहारिणी, तो आपकी श्रद्धा जितनी कलकत्ता की काली मां से जुड़ती है, उतना ही त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ती है, उतनी असम की कामाख्या जी से जुड़ती है, उतनी ही मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ती है, उतने ही विंध्याचल की विंध्यवासिनी से जुड़ती है, उतनी ही कश्मीर की वैष्णो देवी से जुड़ती है, और उतनी ही तमिलनाडु की कन्याकुमारी से जुड़ती है। एकाकार हो जाती है चेतना। और इतना ही नहीं, जो हिस्से आज हमारे पॉलिटिकल कंट्रोल में नहीं है, वही चेतना हमारी ढाका की ढाकेश्वरी और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाके जुड़ जाती है। इसलिए उसे उस रूप में करना आवश्यक था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब इंडिया को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, डिप्लोमेसी और उसके साथ अपनी आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस को भी समझते हुए आगे बढ़ना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भाई इन चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। 2016 में 15 अगस्त को, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, उस दिन मैं इंग्लिश टीवी चैनल पर डिबेट में था। तो वॉशिंगटन डीसी से एक बलूच नेता अहमद मुफ्ती खान बैठे थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद बैठे हुए थे। तो उस बलूच नेता ने कहा कि साहब, इन दिस एंटायर रीजन देयर आर सेवरल कंट्रीज, बट एवरी कंट्री इज हैविंग देयर आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी। लाइक कजाकिस्तान इज हैविंग कजाक आइडेंटिटी, Uzbekistan is having an Uzbek identity, Afghanistan is having Afghan culture and Afghan identity, but if there is any fake country in this area which is having no identity and culture, that is Pakistan. So what happened? The Pakistani representative got excited, agitated. He said, what you are talking about? Are you not Pakistani? Then the reply of Baluch leader was, yes, I am Baluch, I am not Pakistani. तो उसने कहा, इफ यू आर नॉट पाकिस्तानी देन व्हाट इज योर आइडेंटिटी? यू नो अहमद मुफ्ती खान का जवाब क्या था? हम फिर कह रहे हैं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब सुनिए, इसके बाद वो इंग्लिश चैनल में हिंदी पे आ गया, पाकिस्तान वाला अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा, फिर भारत माता ही बोल दे। एंड टू योर सरप्राइज, आप यूट्यूब पे जाके उसको देख भी सकते हैं, उस अहमद मुफ्ती खान ने कहा, हां हम फिर कह रहे हैं हम बलूच हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं, और मुझे यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत माता की जय। इसके बाद तो वो डिबेट गाली गलौज बदल गई, वो कहने लगा दिख गया है, पैसा खा के बैठा है, मोदी का आदमी है, वगैरह 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 वगैरह, सब शुरू हो गया। बट आप ये समझिए, देश का कोई भी हिस्सा अलग हो जाए,
कैसे इमोशनल बॉन्डिंग के थ्रू आपका कनेक्ट बना रहता है और वो हिस्ट्री के किसी भी टाइम पर आकर कैसे खड़ा हो जाता है। और मैं फिर ये कह रहा हूं, चूंकि यहां पर देवी दुर्गा की बहुत पूजा होती है पश्चिम बंगाल में, और लोगों के दिमाग में ऐसा मैकॉले का माइंडसेट बैठा हुआ है कि आपको ध्यान हो, किसी एक नेता ने बोला था कि इन माई ओपिनियन दुर्गा इज ए मटन ईटिंग एंड लिक्वर कंज्यूमिंग गॉडेस, बोला था ना। नाम लेना उचित नहीं है चूंकि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मगर मैं समझना चाहता हूं कि ये लोग कितनी छोटे लेवल की माइंडसेट रखते थे। दुर्गा के कितने स्वरूप हैं? 9। और वो 9 दुर्गा किसके प्रतीक है? हमारा नया साल अभी आने वाला है, जब हमारा न्यू ईयर शुरू होता है तो कहां से शुरू होता है? किसी के जन्म से नहीं शुरू होता। हमारा माना जाता है इस दिन सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि की रचना जब शुरू होगी, टॉकिंग इन द एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक टर्म, तो कैसे शुरू होगी? इनिशिएशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी क्रिएट होगी ना, तो शक्ति के प्रादुर्भाव के साथ ही सृष्टि की रचना होगी। तो जब आप नवरात्र मनाते हैं तो प्रथम नवरात्र में शक्ति का स्वरूप क्या है? प्रथमम शैलपुत्री, पुत्री मतलब नेसेंट एनर्जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, देन इट इवॉल्व्स इनटू प्योर एंड चेस्ट एनर्जी। तृतीयम चंद्र घंटेति, अब उनके 4 हाथ हैं, यानी अब मल्टीपल डायमेंशंस क्रिएट होने शुरू हुए। फिर पंचमम स्कंद माता, यानी अब उसके अंदर प्रोजनी आने लगी। फिर ऐसे आगे बढ़ते हुए सप्तमम कालरात्रि, फिर अष्टमम महागौरी, पहले कालरात्रि, यानी अब ऑल द डार्क एनर्जीज आर टू बी डिस्ट्रॉयड। और जैसे ही कालरात्रि के बाद अष्टमम क्या आती है? महागौरी। एकदम प्योर एंड ब्लिसफुल एनर्जी आ गई। When all the negative energy has been destroyed, it's a pure and blissful energy. And फिर नवम क्या है? नवम सिद्धिदात्री। अब सारी सिद्धियां आपको उस एनर्जी के द्वारा प्राप्त हो जाएंगी। मुझे लगता है कि अगर मार्क्स ने 1854 में यह लिखा था इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में कि दे आर सेमी बार्बेरिक बिकॉज दे वर्शिप मंकीज एंड काउज, और वो दुर्गा जी के बारे में कहता है ये तो कैसी भयानक किस्म की देवी लगती हैं, उनके भिन्न भिन्न स्वरूपों को नहीं समझ पाते थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू मूर्ख हैं। मेरा मानना है मूर्ख हम नहीं थे, मूर्ख मार्क्स थे, जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो इस चीज को समझ सके। और ये बात यूनिवर्सल लेवल से लेके हमारे पर्सनल लेवल तक आती है। हमारे सबके शरीर में जो सेल्स होती हैं, सेल्स का पावर हाउस ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। And mitochondrial DNA only comes from mother, not from father. इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव भी मात्र शक्ति ही है, और यूनिवर्स में शक्ति का प्रादुर्भाव भी मात्र शक्ति ही है। इसीलिए हमारे यहां, अब ये सोशल एंगल नहीं है, देखिए क्या होता है, लोग साइंस तक नहीं पहुंच पाते, उसको सोशल से जोड़ने लगते हैं। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे यहां इक्वलिटी नहीं है, हमारे यहां इक्वलिटी नहीं है, हमारे यहां शक्ति को पहले रखा गया है। क्या बोला जाता? गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में, राधा कृष्ण सीताराम और माता पिता। इसलिए नहीं कि हमें सोशली में रखना था, एनर्जी पहले आएगी, क्रिएशन सब्सिक्वेंट होगा। अब मुझे लगता है जिन लोगों को यह नहीं पता, अंट शंट आए बाएं साएं जो बोलते हैं, और वो सारे लोग एम फैक्टर के प्रभाव में रहते हैं। मतलब मैकॉले फैक्टर ऑफ 19th सेंचुरी एंड मार्क्सिस्ट फैक्टर ऑफ 20th सेंचुरी। और बाकी कुछ और भी आप लोग जो सोच रहे होंगे, तो मुझे आपकी बुद्धिमत्ता पे पूरा भरोसा है। तो जब हम इस फैक्टर से बाहर निकलेंगे, तब हम वास्तविकता में देख पाएंगे कि भारत क्या है और भारत के मार्ग में अवरोध कहां पर खड़े हैं। अब जैसे और एक और आपको बात बताएं, क्योंकि हम जब फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैंने इसलिए आपको बताया, उदाहरण के लिए अगर 2-3 चीजें और भी आप थोड़ा सा ध्यान दें कि भारत के बारे में जो प्रचारित किया जाता है कि साहब हम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे, हमें तो बहुत सारी चीजें आती नहीं थी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं।
आज हमारे यहां जब भारत राइज कर रहा है तो दुनिया की तमाम शक्तियों को यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो भारत के अंदर आपने सुना होगा ना, साम दाम दंड भेद। तो भाई साम और दाम और दंड तो चला नहीं, यानी ना दबा पाए, ना खरीद पाए, ना समझा पाए। अब जो चौथा होता भेद, वो पूरा प्रयास किया जा रहा है भेद पैदा करने का। क्षेत्रीय स्तर पे भेद पैदा करो। कोई कहता है कि साहब नॉर्थ इंडिया ना होता तो साउथ कितना प्रोग्रेस कर जाता। तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक मंत्री कह देता है कि कर्नाटक का कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है, इसलिए नॉर्थ वाले ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो पत्रकार उनसे कहता है तो फिर क्या ऐसा होना चाहिए कि नॉर्थ से अलग हो जाना? कहते हैं हाँ जी, अलग होने पे सोचनी चाहिए। तो राज्यों पे लड़ा दो। किसी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के लोगों के लिए कहता है कि साहब ये बिहार वाले लोग, हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, तो टॉयलेट साफ करने आते हैं। तो कोई डीएनए बताने लगता है, तो कहीं लैंग्वेज के नाम पे लड़ाने लगते हैं। और उस लड़ाई झगड़े से होता क्या है? डेवलपमेंटल ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। ये वही पश्चिम बंगाल है कि जब देश आजाद हुआ था तो इंडस्ट्री में पश्चिम बंगाल का कंट्रीब्यूशन 1/4 था, आज 4% है, यानी 25% से 4% पे आ गए। हमें इसको दोबारा, हम लोग बचपन में हमने सुना था, गांव में कहावत होती थी कि झुलनी ने मारा धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए रे, यानी एवरीबडीज डेस्टिनेशन वाज कलकत्ता, कि भाई सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां होंगी। और आज स्थिति यह है कि कोलकाता सिर्फ मुंबई और दिल्ली से पीछे नहीं गया है, बेंगलोर भी आगे निकल गया है, हैदराबाद आगे निकल रहा है, गुरुग्राम आगे निकल रहा है। और जबकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहां पे है। फिर पहली फैक्ट्री तो यहां बनी थी, हिंदुस्तान मोटर्स। हम लोग बहुत बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, पहली मेट्रो 1984 में कोलकाता में बनी, और आज भी अंडरग्राउंड जो बनी है वो यहां पे बनी है। इसका मतलब बंगाल का जो भद्र लोग, जिसके की पास सबसे अच्छा विजडम, ज्ञान वो माना जाता है, वहां पर अगर हम इतना पीछे रह गए हैं, तो मेरा यह मानना है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो यह संभव ही नहीं है कि राष्ट्रवाद की लहर जहां से उठी थी, यानी जहां से जनगण मन भी आया और जहां से वंदे मातरम भी आया, वह बंग भूमि जब तक पूरी तरंग के साथ विकास के उस गीत में शामिल नहीं होगी, तब तक भारत का वह विकास अपने उस स्वर्णिम अध्याय तक नहीं पहुंच पाएगा जो हमारा अभीष्ट है। मगर ये काम इतना आसान भी नहीं है, जिसे अटल जी की कविता की एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि यह वैसा है जैसे टूटे हुए तार से वीणा बजाना हो और पत्थर पे अंकुर उगाना हो। मगर यह भी संभव हुआ है और संभव हो सकता है अंग्रेजों से साथ लड़ाई से लेकर आज तक। जिसे अटल जी ने कहा था, बड़ी फेमस उनकी कविता थी ना, गीत नया गाता हूं, तो उसकी एक पंक्ति है कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और हम ये कह सकते हैं, एंड में आपको एक उदाहरण और भी बताना चाहता हूं, जो मैंने कहा ना, साइंस टेक्नोलॉजी में एक नए दौर में एक बार एक सज्जन हमसे डिबेट में कहने लगे, बहस करके, अरे आप तो ऐसे कहने लगते हैं जैसे किसी साइंटिस्ट ने ये कोट किया हो कि उसने भारतीय वेदों से लिया है। तो मैंने कहा सुनो मेरे भाई, इरविन श्रोडिंगर का नाम अगर आप लोगों में से बहुतों ने सुना हो, क्वांटम के वन ऑफ द फादर्स में से माने जाते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दी थी। उन्होंने 1964 में एक किताब लिखी है, माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड। उसमें पूरा एक चैप्टर है वेदांतिक विजन। वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1958 में किताब लिखी है, फिजिक्स एंड फिलॉसफी, जिसमें उसने कहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो अनसर्टेनिटी था उसको कॉम्प्रिहेंड करने में उसने वैदिक फिलॉसफी से इंस्पिरेशन लिया। और एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट की, जिसका नाम था फिट्ज कैप्रा, उसकी किताब है अनकॉमन विजडम। उसमें पेज नंबर 41-42 पर वो लिखता है कि जब हाइजेनबर्ग बहुत बूढ़े हो गए थे, और मुझे उसमें डेट तो वो लिखता है 11 अप्रैल 1972 को मैं वियना से म्यूनिक गया हाइजेनबर्ग से मिलने, और हाइजेनबर्ग ने मुझसे कहा
कि 1929 में वो भारत आए थे और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेदांतिक फिलॉसफी पे उनका गहरा डिस्कशन हुआ है। एंड आफ्टर दैट, ये कौन कह रहा है? फिट्ज ए कैपरा, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, कोटिंग वर्नर हाइजेनबर्ग, अ जर्मन साइंटिस्ट, इन ए बुक रिटन बाई जर्मन एंड इंग्लिश। इसमें इंडियन कोई नहीं है और संघी वाजपेयी तो कोई भी नहीं है। वो ये कह रहा है कि द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, impertinence and uncertainty, which I was thinking crazy, after discussion with Gurudev Rabindranath Tagore, I got a comprehension and the things were looking in a proper sense. यानी ये दर्शाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जेसी बोस से लेके, सत्येंद्रनाथ बोस से लेके, अमल कुमार राय चौधरी से लेके वर्नर हाइजेनबर्ग को दृष्टि दिखाने तक बंगाल की धरती का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मुझे लगता है इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारत के उस विकास में बगैर इसके हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। और कुछ सिद्ध महापुरुष होते हैं जो कह के जाते हैं तो वो बात व्यर्थ नहीं होती। देखिए, श्री अरविंदो ने एक बार ये बात कही थी कि शरीर में जो स्थान आत्मा का है वो दुनिया में स्थान भारत का है, क्योंकि भारत से 2.4% ऑफ द लैंड मास है। फिर भी बहुत से लोग सोचते हैं भारत कैप्चर हो जाएगा तो कंट्रोल आ जाएगा, पर हम एकमात्र देश हैं जो आज तक खत्म नहीं हुए। वी आर द ओनली सर्वाइविंग एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। श्री अरविंदो ने कहा था कि इंडिया इज पासिंग थ्रू ए ग्रेट ट्रांजिशन ऑफ 175 ईयर्स, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 175 ईयर्स इंडिया विल स्टार्ट मार्चिंग टूवर्ड्स इट्स ग्लोरियस फ्यूचर विच इज अवेटिंग। And he said that transition of 175 years started with the birth of Sri Ramakrishna Paramhans. And Sri Ramakrishna Paramhans was born in 1836. तो 175 कंप्लीट हुए 2011 में। 2011 में एक चेंज तो आया, पश्चिम बंगाल में भी एक चेंज आया था कि वो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, वो गायब हो गई थी। 2012 से देश में भी परिवर्तन आया और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपनी शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पूर्व वो अमरनाथ की यात्रा में गए और बाहर निकल के उन्होंने कहा, मैंने ध्यान लगा के देखा कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वो समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। 1902 से अगर आप 1 शताब्दी जोड़ें तो 2002, और कहे गए वाक्य व्यर्थ नहीं जाते, जाके चेक करिएगा। 2003-04 से इंडिया की सक्सेस स्टोरी आनी शुरू हुई। 2004 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $100 बिलियन पहुंचा। 2003-04 में एक क्वार्टर के लिए हमारी ग्रोथ रेट 10.5% को टच की थी, और हमने एक क्वार्टर के लिए सही उस समय चाइना से आगे निकलने में सफलता हासिल की थी। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी 2003-04 से शुरू होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, आप आश्वस्त रहिए, जो कुछ इस धरती के सिद्ध महात्माओं ने कहा है और जो कुछ इस समय दिख रहा है वो सब साकार होगा। हम वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर भी बनेंगे, यानी माता लक्ष्मी की भी कृपा आएगी, और हम वर्ल्ड की इंटेलेक्चुअल पावर भी बनेंगे। जहां से शुरू किया था वही समाप्त करता हूं, एआई समिट, यानी मां सरस्वती की भी कृपा आएगी। मगर मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों कमल पर ही विराजती हैं। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, यू बी वेरी क्लियर कि इंडियाज टाइम एंड मूवमेंट हैज अराइव्ड। हमें अगले 20-22 साल में डेवलप कंट्री बनना है, और ये वो बेस बनाएगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। और 10,000 साल पुराना हमारा इंस्पिरेशन है। वी आर द बिगेस्ट कंट्री राइट नाउ, बट वी आर नॉट जस्ट द बिगेस्ट कंट्री, we are the youngest country also. And we are not just the youngest country, we are the youngest country and the oldest civilization. ये भारत का पूर्ण सत्य है, और इसलिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है और एक स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस वर्तमान में सावधानी से चलना है।
तो जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, गौरवशाली था भूत, भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। और लास्ट में यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इतिहास से थोड़ा सबक भी लेना चाहिए। कुछ चीजों में मैं प्रदेश की राजनीति पे नहीं बोल रहा हूं, बगल के देश की राजनीति के बारे में बोल रहा हूं। सिर्फ एक उदाहरण के लिए, वहां पे अभी नई नई सरकार बनी है बांग्लादेश में, बीएनपी की। मेन अपोजिशन पार्टी बनके कौन आया है? जमाते इस्लामी। इस जमाते इस्लामी को लेजिटिमेसी किसने दी थी? इसी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने। और बेगम खालिदा जिया उसके पक्ष में नहीं थी, यही तारिक रहमान ने, और एक कैबिनेट में बर्थ भी दी थी। आज उनके खिलाफ अपोनेंट के रूप में कौन खड़ा? वही जमाते इस्लामी। किसके सामने? उन्हीं तारिक रहमान के सामने। तो कभी कभी यह भी समझना चाहिए कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। और लास्ट में एक और बात भी कह दूं, बांग्लादेश में तारिक रहमान प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। ये तारिक नाम आपने करोड़ों लोगों के सुने होंगे, पर ये तारिक नाम किसके नाम पे होता है? ये एक बहुत बड़ा मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट की थी 7वीं सेंचुरी में, तारिक बिन जायद, जिसने यूरोप को जीता था, पुर्तगाल और स्पेन पूरा जीत लिया था। उसके नाम पे सबका नाम तारिक रखा जाता है। ये अरबिक का वर्ड है तारिक, मगर अरबिक में तारिक वर्ड संस्कृत के तारक से आया, जिसका अर्थ होता है सूर्य। मगर मजे की बात यह है कि भारत में रहने वाले लोग भी तारिक नाम को उस ओरिजिनल अरबी के तारिक के, संस्कृत के तारक से नहीं जोड़ते हैं, स्पेन पे रूल करने वाले तारिक बिन जायद से जोड़ते हैं। मुझे लगता है जिस दिन समाज के सभी वर्ग अपनी आइडेंटिटी को भारत के साथ जोड़कर समझना शुरू कर देंगे, उस दिन मुझे लगता है बहुत सारा समाधान भी निकल आएगा। जैसे 26 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रबोवो सुबियांतो भारत आए थे, चीफ गेस्ट थे पिछले 26 जनवरी को। शाम को राष्ट्रपति भवन में उनका डिनर था, उनका वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। इंडोनेशिया दुनिया का बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, उसका राष्ट्रपति क्या कहता है? few weeks back I got my genetic sequencing done and I was told that I am having an Indian DNA. तो बस आप ये समझ लीजिए कि अगर सब लोग ये मान लेंगे कि हकीकत में और न माने, तब साइंस मनवाने वाली है। भाई आज से 30 साल पहले, जब तक डीएनए टेस्टिंग नहीं आई थी, 40 साल पहले, तमाम हिंदी फिल्मों की स्टोरी पूरी इस पे घूमती रहती थी कि विलन कहता था हीरोइन से, बच्चा मेरा नहीं है, और वो बेचारी जिंदगी भर यही साबित करने में लग जाती, बच्चा इसका है। पूरी फिल्म की स्टोरी उसी में चलती थी। आज जिंदगी की जरूरत नहीं, 48 से 72 घंटे में साबित हो जाएगा कौन किसका बच्चा है। उसी प्रकार कोविड ने जीनोम सीक्वेंसिंग लाया है, और फटाफट अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए और पता लग जाएगा किसी का बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, सब किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। और लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूंगा, इंडिया इज ऑल सेट टू राइज बट नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड। वी डू नॉट वांट टू बिकम सुपर पावर, वी वांट टू बिकम विश्व मित्र और विश्व गुरु। Because when you are standing by the side of a powerful person, you feel a little bit hesitant, you feel a little bit awful, sometimes you feel a little bit fearsome. But when you are standing by the side of your guru, you feel exalted, elated and inspired. So India is all set to rise, not to dominate the world, but to motivate the world in the right direction. And in the entire world of clash of civilization, only we are the people who are having the capability to create a coherence in this clash of civilization.